कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जितने भी न्यूमेरिकल मैं आज डिस्कस करूंगा वो सारा का सारा यूनिट नंबर 4 के कंटेक्स्ट में होगा। तो आई होप यूनिट नंबर 4 के जितने भी थियोरेटिकल पार्ट है, जितना भी कंसेप्ट है वो आपको आता हो एंड आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, यूनिट 4 करने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। मैं पहले आपको कुछ याद दिला देता हूँ जो आपने पढ़ा है। एंड आज की क्लास में मतलब शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का क्वेश्चन करेंगे, इजी टाइप, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं एक टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट ए बार। जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल आप पढ़ रहे होंगे तो वाई बराबर ए वाला कंसेप्ट, तो वहां पे एक मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा जो कि होता है अल्फा जी, वेयर अल्फा जी इज इक्वल टू 1 में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, वेयर सी प्राइम इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद है? अब इस ए बार में टोटल 5 कंपोनेंट्स होते थे। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता था, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता था, लमसम टैक्सेस था एंड ट्रांसफर था। अब सबके चेंज होने पे ये चेंज इन वाई होता था। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, अगर आपका इनकम में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस, अच्छा ये वो वाला इनकम है जो कि आप गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेकर लाके आते थे। ठीक है, तो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी बार, ये भी अल्फा जी ही आता था अगर आपको याद हो तो। इसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास है इनकम में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी अल्फा जी, इसका भी आंसर अल्फा जी था। इसको हम लोग बोलते थे आई थिंक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। याद आ रहा है? चलिए, इसके बाद थर्ड कंपोनेंट था ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये भी अल्फा जी ही था और इसको हम लोग बोलते थे कंजम्पशन मल्टीप्लायर। इसके बाद चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ट्रांसफर, ट्रांसफर की वजह से अगर इनकम में चेंज आया है तो ये होता था सी प्राइम अल्फा जी। ठीक है, वेयर सी प्राइम इज नथिंग बट MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक लास्ट वन कि अगर इनकम में चेंज आए ड्यू टू चेंज इन लमसम टैक्सेस टी बार, तो ये होता था माइनस सी प्राइम अल्फा जी। तो ये टोटल 5 कंपोनेंट थे उस ए बार का। तो ए बार में कोई भी चेंज हो सकता है और इस तरीके से हम लोग चेंज इन इनकम निकालेंगे। और ये इनकम वो इनकम है जो कि गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेने के बाद आया हुआ है। ओके, चलिए, इसके बाद गुड्स मार्केट को जब इक्विलिब्रियम में लाते थे तो वहां से हमारे पास IS के इक्वेशन आते थे। तो इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं बेसिकली इक्वेशन ऑफ IS कर्व, इक्वेशन ऑफ IS कर्व बेसिकली y बराबर AE को सॉल्व करके लाते थे हम लोग। इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास y बराबर अल्फा जी इंटू में a बार माइनस में BI, ये आता था इक्वेशन ऑफ IS कर्व, जहां पे अल्फा जी क्या है 1 में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। यहां पे B क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। याद आ रहा है सब? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्लोप, स्लोप ऑफ
आई एस। तो स्लोप ऑफ आई एस क्या था? स्लोप ऑफ आई एस था -1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी, -1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ एल एम के ऊपर। इक्वेशन ऑफ एल एम क्या था याद है? हम लोग मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड को इक्वेट करके निकालते थे। बेसिकली रियल मनी सप्लाई एम बार अपॉन में पी बार इज इक्वल टू के वाई माइनस में एच आई। यही हमारे पास आता था इक्वेशन ऑफ एल एम, वेयर के क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, और एच क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ये सभी चीजें बहुत अच्छे से करा दिया गया है। इसके बाद हमारे पास था स्लोप ऑफ एल एम। स्लोप ऑफ एल एम विच इज नथिंग बट के बाई एच। ओके, चल अब यहां तक तो हम लोगों ने आईएस को अलग, अब एलएम को अलग देखा। अब आईएस एंड एलएम को इक्वेट करके हम लोग निकालते थे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हम लोग अब जो लिख रहे हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो कि आईएस और एलएम को इक्वेट करके आता था, जो बेसिकली अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू गामा ए बार, ये गामा लिखा हुआ है, ठीक है, गामा ए बार प्लस में b अपॉन में h गामा m बार अपॉन में p बार। तो ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया हुआ है, लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, जहां पे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे है। अंडरस्टूड? चलिए, और ऊपर वाला जो इनकम था वो क्या था? गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के बाद जो इनकम आया था, और ये इनकम कौन सा है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, जहां पे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम पे है, एंड आईएस एंड एलएम के इक्वेशन के, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बेसिकली ये इनकम आया है। इसके बाद थोड़ा सा और अगर आपको याद हो तो एक हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। मैं इसको एम, चलो मैं लिख ही देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। ये बेसिकली क्या था? ये था कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगती है इकोनॉमी में, रियल मनी सप्लाई बढ़ता है या चेंज होता है, तो उससे हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा। इसका फॉर्मूला था बी अपॉन में एच गामा। अच्छा, वेयर गामा, यहां तो मैंने गामा लिख दिया ना। अच्छा, गामा है क्या? तो गामा के लिए मैं यहां लिखूं, ऊपर के लिए भी अप्लीकेबल होगा। वेयर गामा इज इक्वल टू अल्फा जी होल अपॉन में 1 प्लस बी अपॉन में एच अल्फा जी इंटू में के। बी क्या है, एच क्या है, के क्या है, सब पता है आपको, अल्फा जी क्या है, सब पता है। तो यही बेसिकली गामा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेशन याद होना चाहिए। दोनों में जो आसान लगता है वो याद करो। इसके बाद था फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, याद है ये क्या था? कि हमारे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ गामा होता था। और गामा क्या है अभी हमने ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। इसके बाद कुछ और था, बजट सरप्लस से लेके, कि बजट सरप्लस कब होगा, बजट डेफिसिट कब होगा, बजट बैलेंस कब होगा। ये सभी चीजें आपने पहले से पढ़ रखा है, इन सभी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो अगर आपको इतना आता है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो मैं थर्ड पेज लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं। लेट अस सपोज, लेट, आप चाहो तो पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो। C इज इक्वल टू, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है आपको 5000 प्लस में 0.6 YD, ये कंजम्पशन फंक्शन है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है 3000 प्लस में, सॉरी माइनस में 50I। इसके बाद आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000। इसके बाद आपको ट्रांसफर दे रखा है विच इज 1000। और इसके बाद आपको दे रखा है टैक्सेस जो कि है 1500 प्लस में 0.3Y। आपको यहां पे सबसे पहले बोला डिराइव IS इक्वेशन, डिराइव IS कर्व, और यू कैन से डिराइव IS इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बोला निकालने के लिए। अब अगर इक्वेशन ऑफ IS आपको आता है तो आप इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो इक्वेशन ऑफ IS का जो फॉर्मूला है वो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करो, या फिर जो डेरिवेशन है उस तरीके से आप सॉल्व करो। देखो, मैं पहला क्वेश्चन है, मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मुझे IS का इक्वेशन पता है, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में BI। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्फा जी कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा जी क्या होता है, अल्फा जी होता है 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। अब 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम क्या है, सी प्राइम इज नथिंग बट अ एमपीसी, जो कि अगर मैं रेड मार्कर से आपको दिखाऊं तो ये शो कर रहा है सी प्राइम। तो यहां पे मैं लिखता हूं सी प्राइम क्या है मेरे पास 0.6, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था, सी बार प्लस में सी प्राइम वाई डी, याद आ रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर थोड़ा सा मैं बी की बात कराऊं तो बी क्या है, बेसिकली ये वाला 50। ठीक है, -50 मत लिखना, 50 है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन का क्या होता था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माइनस में BI। तो ये बी क्या है, 50 है। अगर इससे कंपेयर करो आप इसको तो बी आपके पास क्या आ गया, 50 आ गया। और कुछ चाहिए, टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है, यहां पे थोड़ा सा शो करो, यहां पे देखो बेसिकली 0.3, दिस इज नथिंग बट टैक्स रेट। यही था ना, इसमें एक आपको क्या दे रखा है, ये आपको 1500 दे रखा है लमसम टैक्सेस, और ये 0.3 इंटू में वाई, ये क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनेट टैक्स, याद आ रहा है। और प्रोपोर्शनेट टैक्स में वाई के साथ जो कंपोनेंट होता है तो वही टैक्स रेट होता है ना, जो कॉफिशिएंट है वाई के साथ। तो मुझे पता चल गया टी है 0.3, सी प्राइम है 0.6, तो पुट करते हैं। चलिए, ओके, तो टी है मेरे पास 0.6 एंड 1 माइनस टी है वाई, सॉरी सी था, सी प्राइम था 0.6 और टी है 0.3। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो कुछ बच्चे खतरनाक क्या होता है कि वो कुछ इसको इस तरीके से सॉल्व करता है, 1 अपॉन में बाहर का 1 माइनस 0.6 इसको लिख देता है 0.4, और अंदर का लिखता है 0.7, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता है। बिल्कुल ऐसे मत करना। जो बचपन में मैथ पढ़ा है ना, सिंप्लीफिकेशन मेथड, वो याद रखना कि पहले क्या होगा। तो पहले बेसिकली यहां पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 अपॉन में 1 माइनस 0.6 रखेंगे और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे जो कि आएगा 0.7। इसके बाद हम लोग 1 अपॉन में 1 माइनस 0.7 इंटू में 0.6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42 आ जाएगा, और फाइनली आपके पास 1 अपॉन में 0.58 आएगा। ये आ गया अल्फा जी। अब 9 अल्फा जी के बाद मुझे ए बार भी चाहिए। तो ए बार क्या था, ए बार था सी बार प्लस में आई बार प्लस में जी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस, यही है ना ए बार, 5 कंपोनेंट। तो धीरे धीरे देखे किसकी वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर जाके। तो अब मैं शो कर रहा हूं, देखना येलो कलर से,
दिस इज नथिंग बट सी बार 5000 जो कंजम्पशन फंक्शन के साथ है सी बार है, 3000 जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ है वो आई बार है, जी बार इज नथिंग बट 2000, जी के ऊपर ये ऑटोनोमस लगाया नहीं लगाया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ऑटोनोमस हम लोग पढ़ के आए 2 सेक्टर में भी एंड 3 सेक्टर में भी। ट्रांसफर आपको दे रखा है 1000 डायरेक्टली, और ये जो 1500 मैंने अभी आपको बॉक्स में दिखाया था दिस इज नथिंग बट लमसम टैक्सेस। तो 5000 कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस में 3000 आई थिंक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था 2000, प्लस में सी प्राइम था 0.6 अभी हमने देखा था, एंड ट्रांसफर देख ले कितना है, ट्रांसफर आई थिंक 1000 था, एंड लमसम टैक्सेस 1500। ओके, तो ट्रांसफर आ गया 1000 माइनस 0.6, लमसम टैक्सेस है 1500। इसको सॉल्व करो तो बेसिकली ये आ जाएगा 10,000 प्लस में 0.6 है ना, तो ये आ गया 600, ठीक है, और माइनस में ये आ गया आपको 15 छके 90, 900, तो आई थिंक सो ये 9700 आ रहा है आपके पास ए बार। तो फाइनली जो वैल्यू थी आई एस के लिए y इक्वल टू क्या था, अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में बी आई, तो y इक्वल टू अल्फा जी कितना हो जाएगा, अल्फा जी है 1 में 0.58, ए बार कितना है, ए बार है 9700, माइनस में बी कितना, बी 50 था अभी निकाला था, इंटू में आई। आई एस क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, आईएस क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ए वाई बराबर ए ई को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे थे और ये आया। तो आपके पास ये जो बॉक्स में आया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ आईएस, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया। बी दिखा देता हूं मैं 50 था या नहीं, नहीं तो किसी को लगेगा मे बी, ये देखो बी 50। ओके, ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है कि जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है ना उस डेरिवेशन के फॉर्म में करो, और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिवेशन के फॉर्म में करना, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी, उसको लिख के फिर ब्रेक करना और तब जाके सॉल्व करना। इसके पीछे का दो रीजन है। अब वो रीजन बताने के लिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी उस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने लिखा कि C बराबर 5000 प्लस में 0.75y, I बराबर इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है आपको 1000 माइनस में 20i, G बराबर 2000, इसके बाद ट्रांसफर TR ये बेसिकली कितना है 1000, और आपको एक टैक्स दे रखा है वो है 500 प्लस में 0.2y, ठीक है। आपको बेसिकली और कुछ नहीं देगा, आपको बोला कि डिराइव आईएस कर्व और यू कैन से आईएस इक्वेशन। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्लीज कर लो और सॉल्व करो खुद से, सेम क्वेश्चन है। चलिए मे भी आपने किया होगा और कुछ ने नहीं भी किया होगा, तो मैं अब इसका आंसर करता हूं। अगर आपने अभी के तरीके से किया होगा कि आपके पास फॉर्मूला होता है आईएस का y इक्वल टू अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में बी आई, फिर आप लोग अल्फा जी निकाल रहे होंगे, और अल्फा जी किस तरीके से निकाल रहे होंगे आप लोग, 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, जहां पे आप लिख रहे होंगे बेसिकली, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूं तो आप लिख रहे होंगे कुछ ऐसे। चलिए 1 होल अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम की जगह आपने ये 0.75 लिखा होगा, 0.75, फिर 1 माइनस टैक्स रेट की जगह आपने ये 0.2 लिखा होगा, 0.2, फिर यहां से आप अल्फा जी निकाल रहे थे। ये बिल्कुल गलत है, यहीं पे आप गलत हो चुके हो। समझ में आ रहा है अब क्यों गलत हुए, चलो मैं दिखाता हूं। इस चीज को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो गलत कैसे,
अभी हमने क्या देखा था, जो ऊपर फंक्शन था, हम लोग क्या बोलते थे कि कंजम्पशन इज द, नॉर्मली भैया आपको करवाते, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, तो तीन सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है ना। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में गवर्नमेंट भी हमारे इकोनॉमी का पार्ट है, और गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी का पार्ट है, तो उनको टैक्सेस वैक्सेस भी लगेंगे। तो यहाँ पे कंजम्पशन इनकम का पार्ट नहीं होता, इनकम का फंक्शन नहीं होता, ये डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन होता है। तो आप कंजम्पशन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी प्राइम वाई डी लिखते थे। तो जब आपको इस फॉर्म में दिखा, तब तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो वाईडी के जगह पे, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं, तो यहां पे वाईडी की जगह पे ओनली वाई इनकम दे रखा है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे देखो, अगर इसी चीज को हम लोग ब्रेक करते तो क्या लिखते, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी प्राइम वाईडी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम में से आपको पहले कुछ लमसम टैक्स देना पड़ेगा, फिर प्रोपोर्शनेट टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको कुछ ट्रांसफर मिलेगा। ये होता था डिस्पोजेबल इनकम ना, इनकम में से लमसम टैक्स माइनस करो, प्रोपोर्शनेट टैक्स माइनस करो और ऐड कर दो ट्रांसफर को। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो सी इक्वल टू सी बार प्लस में, अच्छा लमसम टैक्सेस पे मैंने बार लगा दिया और ट्रांसफर पे भी बार लगा दिया क्योंकि ये ऑटोनोमस है। तो सी बार प्लस में सी प्राइम वाई माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस माइनस में सी प्राइम प्रोपोर्शनेट टैक्सेस प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर। इसके बाद सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस को एक जगह रखा, फिर प्लस में सी प्राइम वाई माइनस में सी प्राइम प्रोपोर्शनेट टैक्स को एक जगह रखा। अब c इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस एक जगह, प्लस में यहां से जब सी प्राइम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी इंटू में y सिर्फ बचेगा। तो अब हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से डब्बा में कंजम्पशन फंक्शन आ चुका है। ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम ही है, एक है डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्म में और एक है नॉर्मल इनकम के फॉर्म में। लेकिन हम मेरे क्वेश्चन में जब शुरुआत, ये वाला क्वेश्चन जब अभी ने फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख किया हुआ था ये, तो इसमें जो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन था वो c इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी प्राइम वाई डी के फॉर्म में था। तो आपने इसको c प्राइम माना 0.6 को। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम के बराबर नहीं है, ये नॉर्मली इनकम दे रखा है। तो ये बेसिकली सी बार इज इक्वल टू कितना है 15,000 ना 5,000 0.75 5,000 प्लस में 0.75 वाई, ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए ना तो ये जो 5,000 है ये बेसिकली सी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5,000। और ये जो 0.75 है, ठीक है, ये जो 0.75 है ये बेसिकली आपको यहां से सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है। मतलब सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ये बेसिकली है 0.75। ओके, तो अब यहां पे जब हम लोग अल्फा जी निकालेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट पे, तो यहां पे हम 1 अपॉन में 1 माइनस डायरेक्ट सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट की जगह पे 0.75 पुट करेंगे, जो कि 1 अपॉन में 0.25 आएगा विच इज नथिंग बट 4। तो अल्फा जी 4 आएगा। इसके बाद जब आप ए बार निकालते, मतलब फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बार निकालना पड़ेगा। ए बार क्या होता है, सी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस में आई बार प्लस में जी बार। तो आपको सी बार से लेके यहां तक की वैल्यू क्या दे रखी है 5,000 प्लस में आई बार एंड जी बार क्वेश्चन में देख ले, आई बार दे रखा है आपको ये 1,000 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है एंड जी बार कितना है तो 2,000 है। तो 2,000 प्लस 1,000 3,000 है ना बेसिकली। तो 1,000 आप ये लोगे प्लस में 2,000 ये, तो फाइनली ये आ जाएगा 5 2 8 1 9,000 5 1 6 सॉरी 8,000 5 2 7 1 8, ठीक है।
ये 8000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 8000 आ गया। तो यहां से अब हमारे पास जो आईएस का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू अल्फा जी, अल्फा जी इज नथिंग बट 4, और ए बार मेरे पास कितना आया था 8000 माइनस में बी देख ले कितना है, बी अगर आपको इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बी इज नथिंग बट ये 0, बेसिकली 20, ये बी है ना 20, तो माइनस में 20 आई लिख ले, माइनस में 20 आई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो तो y इज इक्वल टू 3200 माइनस में 80 आई आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ IS। तो अगर आप डायरेक्ट वो पुट कर रहे थे तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि कंजम्पशन फंक्शन में वहाँ डिस्पोजेबल इनकम है या नहीं है, या फिर नॉर्मल इनकम है, तो हर चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपली डेरिवेशन के फॉर्म में करोगे, अब मैं दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड से दोनों ही क्वेश्चन करते देखो, सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड मत बोलो, बस बेसिकली ये क्या है कि उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते, ठीक है। मुझे क्या पता है कि जो आईएस आता है वो गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आता है, बेसिक गुड्स मार्केट को जब इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उसी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आईएस आता है। कहने का मतलब y इक्वल टू ए को ही तो सॉल्व करके हम आईएस की इक्वेशन लाते हैं ना। तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो y इक्वल टू सी के प्लेस पे c की वैल्यू पुट करें। जब आप यहां पे देखो, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सी था क्या, ये 5000 प्लस में 0.6 वाई डी, आई ये था, जी ये था। मैं इसको ना, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखता हूं, आपने अभी कॉपी में तो नोट किया ही होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं ना, तो सी की जो वैल्यू थी, मतलब कंजम्पशन फंक्शन जो गिवन था आपके पास, ये सी क्या है, कंजम्पशन फंक्शन ही तो है ना। ये बेसिकली था आपको 5000 प्लस में 0.6 वाई डी प्लस इन्वेस्टमेंट जो था आपके पास गिवन वो था 3000 माइनस में 50 आई, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखते तो वो 2000 गिवन था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए ना, तब तो मेरे पास IS आएगा। आंसर y के फॉर्म में आता है, YD के फॉर्म में तो आता नहीं है, तो y की वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा 5000 प्लस में 0.6। अब मैं यहां देख रहा हूं यहां YD लिखा हुआ है, तो मैं इस YD को पहले ब्रेक करूंगा। YD में से मैं क्या करूंगा, पहले ब्रेक करूंगा। तो मैंने इनकम में से मैंने क्या किया, इसको लमसम टैक्सेस को माइनस किया, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस को माइनस किया, ट्रांसफर को प्लस किया, फिर ये बेसिकली YD के फॉर्म आ गया। अब 3000 और ये माइनस होगा बेसिकली, 1 मिनट, ओके, ठीक है। 3000 माइनस में 50 आई प्लस में 2000, तो y इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 5382, ठीक है। ये 10,000 आ गया यहाँ पे, 10,000, ठीक है, प्लस में ये 0.6 है, y के जगह पे मैंने y रखा। लमसम टैक्सेस क्या था क्वेश्चन में, लमसम टैक्सेस, अगर टैक्स वाला फंक्शन देखोगे तो वहां पे 1500 था लमसम टैक्सेस, तो यहां मैंने लिखा 1500। प्रोपोर्शनेट टैक्सेस कितना था 0.3y, तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेस के लिए मैंने लिखा 0.3y। इसके बाद एक और था प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, तो हो गया 0.3y। और ट्रांसफर हमारे पास 1000 था, 1000, तो प्लस में मैंने लिखा 1000, ये गिवन था इतना, और माइनस चल रहा है 50 आई, मतलब जो जो गिवन था क्वेश्चन से वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.6y माइनस में 0.6 इंटू 1500 अगर आप करते हो तो आई थिंक सो 900 आ जाएगा ये, माइनस 0.6 इंटू 0.3 अगर आपको करना हो 0.18y आई थिंक सो, फिर प्लस में 0.6 और 1000 करोगे तो यहां से आ जाएगा 600 माइनस में 50 आई, तो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 10,009,6, 11,500 प्लस में 0.6y, तो 0.6y। अच्छा, अगर मैं इसको 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.6y है और ये 0.18y है, तो इसको सॉल्व किया जाता है, ये 0.60 और 0.18 है, तो माइनस करोगे ना
तो 60 में से 18 गया तो 0.42 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट नॉर्मली 0.42 लिख दूं इस दोनों को सॉल्व करके। ये बेसिकली 0.42y आ जाएगा और माइनस चल रहा है 50i का। अब आगे थोड़ा और इसको सॉल्व किया जाए तो -900, एक सेकेंड, 900 एंड 600, पता है ये माइनस वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये माइनस टर्म है और हम लोगों ने गलती से इसको प्लस कर दिया था इसमें। तो ये बेसिकली यहाँ पे 11,500 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, तो 10,000 में से 900 जाएगा तो 9,106, ठीक है, ये 9,700 आ जाएगा। ओके, अब इस y वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो y माइनस 0.42y इज इक्वल टू 9,700 माइनस में 50i आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 0.58y इज इक्वल टू 9,700 माइनस में, सॉरी यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 9,700 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 97.5, मतलब 97,500 लिख रहा हूँ। 9,700 माइनस में 50i एंड y इज इक्वल टू फाइनली 1 अपॉन में 0.58, 9,700 माइनस में 50i, यही आपका आंसर देख लो पहले पार्ट में आया था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, देखो 1 अपॉन में 0.8, 9,700 माइनस में 50i। तो आप ये मेथड भी करोगे ना तो इसमें फंसने का चांस कम है। अब सेम मेथड से मैं दूसरा क्वेश्चन करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम से कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये कलर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है, आईएएस का क्वेश्चन है, तो y बराबर ए ई, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ना, तो y इज इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, तो c मैंने लिखा है यहाँ पे ध्यान से देख लो, 5,000 प्लस में 0.7y लिखा था c, i जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 1,000 माइनस में 20i, और उसके बाद g हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 2,000 का, हाँ इतना ही है। तो y इज इक्वल टू 5,000, 1,000 एंड 2,000, ये 5 2 7 1, ये टोटल 8,000 आ जाएगा, माइनस में 0.75y माइनस में 20i। इसको थोड़ा और सॉल्व करें, इस 0.75y को इस तरफ अगर आप लेके आओगे, सॉरी ये प्लस में है, तो इस साइड लेके आ जाओगे तो आपके पास 0.25y आ जाएगा इज इक्वल टू 80,000 माइनस में 20i, और इसको इस साइड लाओगे तो बेसिकली 4 इंटू में 8,000 माइनस में 20i आ जाएगा, एंड फाइनली y आ जाएगा आपके पास 3,200 माइनस में 80i। तो कहने का मतलब अब भी आईएएस का इक्वेशन डायरेक्टली निकल गया। तो अगर आप इस फॉर्म में बेसिकली डेरिवेशन वाला फॉर्म में इस मेथड से यूज करते हो तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि डिस्पोजेबल इनकम दे रखा है कि इनकम दे रखा है, क्या दे रखा है, तो डेफिनेटली आंसर सही आने वाला है। लेकिन जब आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो वो फॉर्मूला किस तरीके से आया था वो सब माइंड में रखना पड़ेगा, इक्वेशन कैसा है, ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में ही अगर एक क्वेश्चन ये रहता, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही मैं बात कर रहा हूं, अगर चलो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं ना क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है 2 ही है, इसमें अगर मान लो एक पार्ट ये होता कि इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर increases by, if government expenditure increases by 5,000, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 से बढ़ जाता है तो what will be the impact on IS, impact on IS, बोला अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 से बढ़ जाए तो इम्पैक्ट आईएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली बात है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो आईएस शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, इतनी बात आपको पता है ना। अब किस तरीके से शिफ्ट करेगा ध्यान से देखो, आपको याद है कि इनकम में चेंज आएगा, ये जो आईएस का इनकम है, ये कौन सा इनकम है, गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाके, तो मुझे देखना है कि इनकम में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होता है, अल्फा जी होता है। और इस केस में अभी जो ऊपर हम लोगों ने बेसिकली किया है क्वेश्चन, उसमें अल्फा जी क्या निकाला था,
1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट था ना, तो 1 अपॉन में 1 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.75, तो कहने का मतलब 1 अपॉन में 0.25 जो कि 4 है, अल्फा जी की वैल्यू 4 आ गया था। तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन जी बार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 5000 से, तो कहने का मतलब 5000 पॉजिटिव 5000 का चेंज आ रहा है, तो 5000 अल्फा जी कितना है 4, तो इनकम में कितना चेंज आएगा 20,000 रुपए का, कितना का 20,000 का बेसिकली। तो आप लोग क्या बोलोगे, अगर इसमें थोड़ा सा अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखते, आप लिखते with increase in government expenditure is shift rightward with magnitude of 20,000, और डायग्राम भी बना लेना, एक आईएस बना लेना, फिर उसको शिफ्ट कर देना, उसका मैग्नीट्यूड 20,000 दिखा देना, तो डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा लगेगा आंसर देखने में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसको हमें करना है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, लेट कंजम्पशन दिस, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई बराबर 50 दे रखा है, कहने का मतलब सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसा मत कह देना कि सर इसमें माइनस बी आई वाला पार्ट नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 दे रखा है एंड टैक्स दे रखा है 10, और ये टैक्स कौन सा टैक्स है, लमसम टैक्स है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पार्ट में बोला फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट बहुत आसान है, क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी करेंगे ना, तो y इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन देख ले क्या दे रखा है 20 प्लस 0.8 वाई डी ना, तो 20 प्लस में 0.8 वाई डी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50 का और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 का, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50 का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 का, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8, वाई डी को y के फॉर्म में लाओ, तो y में से माइनस कर दो क्या, तो बेसिकली माइनस होगा लमसम टैक्सेस, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस और प्लस होगा ट्रांसफर, लेकिन दिए गए क्वेश्चन में ओनली लमसम टैक्सेस है तो सिर्फ यही माइनस होगा ना, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो बेसिकली y माइनस टी ओनली मैंने किया, t की वैल्यू 10 है और ये आ गया प्लस में 50 एंड 20, तो y इज इक्वल टू देखा जाए तो 50 20 70 20 90, ओके 90 प्लस में 0.8 y माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 0.8 y, और ये बेसिकली कितना आ जाएगा 8 ना, ठीक है। तो कहने का मतलब 0.2 इधर ले आएंगे तो बेसिकली ये 90 में से 8 गया तो 82 आ जाएगा, एंड y क्या हो जाएगा 82 इंटू में 5, 0.2 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा ना, तो 1/5 इधर आ जाएगा, तो 0.2 1/5 इधर आ जाएगा, तो 8 पंजे 40 2 पंजे 10 410, मैं ना हिंदी में कैलकुलेशन करता हूँ। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आई है y इक्वल टू वो 410 आई है, किसी को कोई डाउट, बड़ी ही सिंपल तरीके से आया है। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में आपको क्या बोलता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग दोनों का लेवल निकालना है। तो सिंपल है, जो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है उसमें आप क्या करो डिस्पोजेबल इनकम के वैल्यू पुट कर दो, कंजम्पशन फंक्शन क्या दे रखा है, इसके दूसरे पार्ट में कंजम्पशन निकाल रहे हैं, कंजम्पशन निकाल रहे हैं बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, तो 20 प्लस में 0.8 वाईडी ना, तो थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो 20 प्लस में 0.8 वाईडी इज नथिंग बट y माइनस टी, तो 20 प्लस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्रांसफर और प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है, तो 0.8 y मैंने निकाला है 410 और लमसम टैक्सेस है 10, तो बेसिकली 20 प्लस में 410 में से 10 गया 400, तो 8 चौके 32 320, ये आ जाएगा 340,
तो आपके पास 340 क्या आ गया, कंजम्पशन आ गया। सिमिलरली इसमें सेविंग पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा, सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन नहीं होता, डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन होता है, हमेशा ध्यान रखना। सेविंग जब भी बोले निकालने तो डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, y माइनस टी और माइनस में c, तो y माइनस टी इज नथिंग बट 410 माइनस में 10 और c हमने निकाला है अभी 340। आगे और बढ़ते जाओ तो कहने का मतलब 400 में से 340 गया तो 60 आ जाएगा आपका सेविंग। अंडरस्टूड। चलिए अब इसके तीसरे पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। बोला कि शो द इक्वालिटी ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। अब लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, देखो यार अब ये मत बोलना कि आप लोगों को नहीं आता, ये क्लास 12th में यही तो आपने सबसे पहले पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक डायग्राम पढ़ा था। एक तरफ आप रखते थे, पहले टू सेक्टर की बात करते थे, आप रखते थे कि एक तरफ हाउस होल्ड एक तरफ बिजनेस फर्म, यहां से फैक्टर ऑफ पेमेंट जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, ये एक फ्लो बनाते थे आप। अब इस फ्लो से अगर पैसा बाहर आ रहा है तो उसको आप बोलते थे लीकेज, और इस फ्लो में अगर पैसा कहीं बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको आप बोलते थे इंजेक्शन। तो मैं अभी वैसे आपको याद आई थिंक होना चाहिए, बट अभी मैं आपको बस लिख दे रहा हूं कि लिख लेना बेसिकली, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है तो इसके अंदर में अगर मैं लीकेज की बात करूं, एल ई लीकेज का स्पेलिंग क्या दे रखा है यार, इतनी इंग्लिश क्यों कमजोर है, LEAKAG ठीक ही तो लिख रहा था। लीकेज और इंजेक्शन, तो इसके अंदर में एक ही लीकेज होता है विच इज नथिंग बट अ सेविंग, और एक ही इंजेक्शन होता है जिसको आप इन्वेस्टमेंट का भी नाम दे सकते हो, और इसको आपने क्लास 12th में बोरोवर के नाम से भी जाना था। कहने का मतलब ये है कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में एक हाउस होल्ड है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता दूं तो मान लो एक हाउस होल्ड है और एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म है, ठीक है। ये बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां से दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यहां से बेसिकली क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में बेसिकली आपको मतलब इनपुट के बदले में यहां मिल रहा है फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ओके। अब यहां से ध्यान से देखो फैक्टर ऑफ पेमेंट, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एक फ्लो चल रहा होता है ना। अब यहां पे क्या होता है कि जो हाउस होल्ड मान लो फैक्टर ऑफ पेमेंट जो अर्न किया है, हाउस होल्ड पे जो फैक्टर ऑफ पेमेंट जो भी अर्न हुआ है, मतलब लैंड के बदले रेंट मिला, लेबर के बदले वेज मिला, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट रेट मिला, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, तो इसमें से जितने भी इन्होंने इनकम जनरेट किया ना, मान लो एक थर्ड पार्टी यहां पे मैंने रखा, एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक बैंक मान लो, इसको फाइनेंशियल बैंक बोल सकते हो, इंटरमीडिएट बोल सकते हो, ठीक है, इंटरमीडिएट बैंक बोल सकते हो। तो हाउस होल्ड ने इस फ्लो में से, इस पूरे फ्लो में से जो फ्लो चल रहा है, इसमें से कुछ पैसा बाहर करके यहां जमा कर दिया एज अ सेविंग, एज अ सेविंग। तो कहने का मतलब सेविंग क्या हुआ है, जो अमाउंट ये सेविंग बाहर आया होगा तो फ्लो में से उतना मनी बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं लीकेज। अब ये फाइनेंशियल जो भी इंटरमीडिएट है, इस पैसे को क्या करेगा, वो इस पैसे को देगा बिजनेस फर्म को, और बिजनेस फर्म क्यों लेगा, फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, या तो आप बोल सकते हो कि बिजनेस फर्म इन लोगों से बोरोइंग किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर से इतना पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस फर्म में आ रहा है, तो मतलब इस फ्लो के अंदर इंजेक्शन हो रहा है। इंजेक्शन मतलब जैसे ना सुई जो होते हैं तो अंदर कुछ जा रहा है, वही बेसिकली। तो टू सेक्टर मॉडल में एक सेविंग जो है लीकेज होता है, और इंजेक्शन जो इंजेक्शन के अंदर में इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। सिमिलरली इस यही कंसेप्ट है। सिमिलरली जब मैं बात करूं थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की, थ्री सेक्टर मॉडल में, तो थ्री सेक्टर मॉडल में जो लीकेज है और जो इंजेक्शन है, इसमें पहला लीकेज एक तो सेविंग होगा ही,
क्योंकि हाउस होल्ड तो है ही, और पहला इंजेक्शन जो उस पर था इन्वेस्टमेंट, ये होगा ही। थ्री सेक्टर मॉडल में सिंस गवर्नमेंट आ जाती है बीच में, तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लेता है। टैक्स मतलब टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही है, चाहे वो हाउस होल्ड से ले चाहे वो बिजनेस फर्म से ले, तो वो फ्लो में से इनकम बाहर ले निकाल रही है ना, तो हम लोग टैक्स को मानते हैं लीकेज। और गवर्नमेंट क्या करती है, फिर एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हाउस होल्ड के ऊपर, सब्सिडी देती है बैंक बिजनेस फर्म को। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम फ्लो में फिर डाल रही है ना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, और यू कैन से ओपन इकोनॉमी मॉडल, जहां पे फॉरेनर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो थ्री सेक्टर तक ही आएगा, मे बी अगर फोर सेक्टर आ जाए, तो अगर ओपन इकोनॉमी है तो यहां पे जो लीकेज होगा और जो इंजेक्शन होगा, तो लीकेज में यहां सेविंग तो होगा ही होगा, प्लस टैक्स होगा, इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब सिंस ओपन इकोनॉमी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो इंपोर्ट बेसिकली आपका लीकेज है एंड एक्सपोर्ट बेसिकली आपका इंजेक्शन है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा, तो फ्लो में पैसा आएगा तो इंजेक्शन, और इंपोर्ट कर रहे हो तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो फ्लो से पैसा गया तो लीकेज। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट, मतलब थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें बोला आपको लीकेज और इंजेक्शन में इक्वालिटी बताओ। इसमें लीकेज क्या सब होगा थ्री सेक्टर में, थ्री सेक्टर में लीकेज क्या सब होता है, एक होता है सेविंग और एक होता है टैक्सेस। तो थ्री सेक्टर का पहले लीकेज लिख ले, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। तो इसका थर्ड पार्ट का आंसर है, सबसे पहले बात करते हैं लीकेज की। तो लीकेज क्या आएगा, एक तो सेविंग और एक तो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हमें क्या दिखाना है, एक इंजेक्शन, सॉरी यहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सेविंग और एक होगा गवर्नमेंट टैक्सेस, सेविंग एंड टैक्स। और इंजेक्शन में क्या सब होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग हम लोगों ने अभी निकाला था, आई थिंक 60 निकाला था ना। ठीक है, देखो सेविंग 60 निकाला था, और जो टैक्स है गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 10 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो सेविंग 60 और टैक्स 10 है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 है और इन्वेस्टमेंट 50 है। तो कहने का मतलब ये है कि सेविंग 60 टैक्सेस 10, तो ये आ रहा है 70, इन्वेस्टमेंट आपका था 50, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20, तो ये भी आ रहा है 70। दोनों ही इक्वेट कर रहे हैं। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया। आ जाओ, फोर्थ पार्ट में आपको बोला कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग इज रिड्यूस्ड बाय 10%। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जो है वो कम हो जाएगा 10 से। तो एक बात बताओ, जब 10 से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, 10 बेसिकली अगर 10 करोड़ या नॉर्मली 10, अगर 10 रुपए गवर्नमेंट खर्च करना कम कर देगी, तो इसमें इनकम में चेंज आएगा ना। तो सबसे पहले ये निकाल ले कि इनकम में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, जो कि होता है अल्फा जी। चलिए, तो अल्फा जी पहले यहां पे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा जी क्या होता है, 1/1 - C', 1 - माइनस टैक्स रेट। ओके, 1/1 - C' कितना दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम, कंजम्पशन फंक्शन एक बार देख ले। तो कंजम्पशन फंक्शन देखो 0.8, तो सी प्राइम आपका क्या है 0.8। अच्छा, यहाँ पे टैक्स आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स गिवन नहीं है, तो टैक्स रेट मतलब जीरो होगा, तो टैक्स रेट को हम लोग जीरो मान के चलेंगे। तो आ जाओ नीचे, तो कहने का मतलब 0.8 1 - 0, तो बेसिकली 1/1 - 0.8 आएगा 0.2, विच इज नथिंग बट 5। तो अल्फा जी 5 आ गया। तो आपको निकालना है पहले चेंज इन इनकम। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है 10 से, तो मतलब -10, और अल्फा जी निकाला आपने 5। तो इनकम में जो चेंज आ रहा है, जो इनकम में चेंज आ रहा है, चेंज इन वाई, वो बेसिकली -50 से आ रहा है।
तो जो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा विच इज नथिंग बट वाई स्टार, वो क्या होगा, पुराना इनकम ओल्ड इनकम माइनस में चेंज इन वाई। ठीक है, पुराना इनकम, अच्छा इसको ना पता है प्लस में चेंज इन वाई कर लेना, तो वाई माइनस में 50, एक सेकंड, हाँ पुराना इनकम प्लस में चेंज इन वाई, तो वाई मेरे पास आई थिंक पहले था 410, 50 से कम हो गया, तो आपके पास आंसर आएगा 360। 410 ही निकाले थे ना, एक बार देख ले, 410। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी डन। ई पार्ट में बोला कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन टैक्स रेवेन्यू आर इंक्रीज्ड बाय 10। टैक्स रेवेन्यू 10 से बढ़ गया तो, टैक्स रेवेन्यू अगर 10 से बढ़ गया तो क्या होगा, देखते हैं, आ जाइए। तो ई पार्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें पहले दिखना है कि इनकम में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन लमसम टैक्सेस। वो होता है माइनस सी प्राइम इंटू में अल्फा जी। चेंज इन इनकम, टैक्स 10 रुपए से बढ़ गया है तो प्लस 10, माइनस सी प्राइम था 0.8, अभी हम लोगों ने देखा है अल्फा जी कितना है हम लोगों का, अल्फा जी हमने सॉल्व किया अभी 5। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो चेंज इन इनकम जो आएगा वो आ जाएगा 0.8 इंटू में 5, तो 0.40, तो माइनस 40 का आएगा। और न्यू इक्विलिब्रियम लेवल इनकम जो आएगा वो आएगा y प्लस में चेंज इन y विच इज नथिंग बट y बेसिकली कितना था, 410 था ना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं 410 माइनस में 40 जो कि आएगा 370। तो आप इस तरीके से इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब आगे आते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में बोला एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इक्वल चेंज इन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ऑन इनकम। ये बेसिकली थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो दिस इज नथिंग बट BBM, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है बाय इक्वल अमाउंट से, अगर टैक्स भी बढ़ा रही है तो इनकम पे क्या डिफरेंस आएगा, तो BBM याद आया। सिंस हमारे पास इक्वेशन जो क्वेश्चन गिवन है उसमें बस लमसम टैक्सेस था, सिर्फ टी बार था ना 10, इक्वेशन में बस लमसम टैक्सेस था, इंड्यूस वाला कोई भी प्रोपोर्शन नहीं था। तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिंग बढ़ा रही है बाय इक्वल अमाउंट से टैक्स भी बढ़ा रही है, तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वो भी इक्वल अमाउंट से ही बढ़ेगा। याद है BBM में क्या था, BBM चेंज इन वाई चेंज इन जी बार इज इक्वल टू 1, ये था BBM, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो इसको आपको थ्योरेटिकली आंसर देना है। ओके, अगर नंबर रहता है कि गवर्नमेंट कितने से टैक्स बढ़ा रही है और कितने से क्या बना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो हम लोग सॉल्व भी करते हैं। चलिए, तो थ्योरेटिकली आंसर देना है, तो यहां से आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला लेट g बराबर 0, c बराबर 20 प्लस 0.5 हुआ, i बराबर 20, चेंज इन i निकालना, चेंज इन i भी गिवन है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने एक बार नजर से देखा होगा तो बन भी गया होगा। ऐसा करो फिर खुद ट्राई कर लो पहले तो क्या है कि इसमें आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 0 दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। आपको बोला पहले कैलकुलेट द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम, तो इनिशियल लेवल ऑफ इनकम बेसिकली y बराबर c प्लस आई प्लस जी से कैलकुलेट करो। तो y इज इक्वल टू c कितना दे रखा है 20 प्लस में 0.5y प्लस में i दे रखा है 20 प्लस में g तो 0 ही है। आगे चले तो y इज इक्वल टू 40 प्लस में 0.5y, ये 0.5y इस तरफ आएगा तो यहां बचेगा 0.5y इज इक्वल टू 40। फाइनली y की जो वैल्यू आएगी वो 80 आ जाएगी। तो ये इनिशियल आपको इनकम दिख गया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला यहां से लेके यहां तक कि चेंज इन इनकम भी बताना है आपको। चेंज इन इनकम, नॉर्मली चेंज इन इनकम पूछा है और दिए गए इंफॉर्मेशन से अगर आपको क्लास 12 थोड़ा सा याद हो, एक के होता था मल्टीप्लायर जो आप लिखते थे चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इसका एक और फॉर्मूला होता था कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। तो मेरे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, MPC गिवन है 0.5, तो मैं निकाल सकता हूं चेंज इन इनकम ना। देखो कैसे, सबसे पहले
के निकालो, के की वैल्यू 1/1 माइनस 0.5, तो 1/में 0.5, तो बेसिकली के की वैल्यू 2 आ गया। अब के इक्वल टू आपको पता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, के की वैल्यू 2, चेंज इन वाई निकालना है, चेंज इन आई क्वेश्चन में गिवन था जो कि 20 है, तो आप लिख लो यहाँ पे 20, तो चेंज इन इनकम आपके पास आ जाएगा 40। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि आपको क्लास 12 याद आ सके। चलिए, मतलब समझा दिया बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं एलएम के ऊपर में। एलएम तो और भी आसान है ना, मनी सप्लाई को इक्वेट करना है मनी डिमांड से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला है कि सपोज द रियल सप्लाई ऑफ मनी इज 2000, मतलब एम बार अपॉन में पी बार की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व इन द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस आपको दे रखा है, इस केसेस में बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं ए पार्ट इसका। मुझे पता है कि एम बार अपॉन में पी बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। मनी डिमांड क्या होता है, मनी डिमांड होता है के वाई माइनस में एच आई, तो एम डी इज इक्वल टू, पहले केस में के की वैल्यू 0.20 और एच की वैल्यू 5 दे रखा है, तो 0.20 और एच की वैल्यू 5 दे रखा है, तो पहले वाई लिख दें यहां 0.20 वाई माइनस में एच की वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये आ गया मनी डिमांड। एल एम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एल एम, रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, तो 2000 इज इक्वल टू 0.2y माइनस में 5i, यही है ना। चलिए, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जिस फॉर्म में आपको लाना हो, y के फॉर्म में लाना हो तो आप y के फॉर्म में ला सकते हो, i के फॉर्म में लाना हो तो i के फॉर्म में ला सकते हो। चलो मैं i के फॉर्म में लाता हूँ, 5i इज इक्वल टू 0.2y माइनस 2000 एंड i इज इक्वल टू 0.2, तो बेसिकली 0.2 इज 1/5, तो बेसिकली 1/में 25y माइनस में 2000। इक्वेशन ऑफ एलएम बड़ा ही सिंपल था। इसके बाद इसके बी पार्ट में बोला कि अगर k 0.20 हो जाए, मतलब k तो सेम है लेकिन अगर h बढ़ जाए 10 हो जाए तो क्या होगा। बड़ा ही क्वेश्चन खतरनाक है बी पार्ट में। तो कहने का मतलब इस बार जो है मनी डिमांड बेसिकली बनेगा 0.2y माइनस में 10i, तो इस बार जो इक्वेशन ऑफ एल एम होगा वो होगा 2000 इज इक्वल टू 0.2y को मैं 20 क्यों लिख रहा हूं, चलो 0.2y माइनस में 10i इज इक्वल टू 0.2y माइनस 2000। आई थिंक ना मैंने इसमें एक गलती की हुई है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो 5 5 25, ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 400 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बेसिकली 400 बचेगा। ओके ठीक है, 5 चौके 20, ओके ठीक है। तो यहां से जब आप i इज इक्वल टू निकालोगे तो 0 1/2 आ गया, 1/2 एंड 10, सॉरी 1/5 एंड 10, 1/में 50 इंटू में आ गया आपके पास y माइनस में 200, ये आ गया इक्वेशन ऑफ एल। कहीं पे मेरे से अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, इक्वेशन ऑफ एल। चलिए सी पार्ट में देखते हैं क्या है। तो सी पार्ट में बोला कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ द अबव टू पार्ट। अगर दोनों पार्ट को देखा जाए तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं दोनों पार्ट से एलएम कर्व की अगर डायग्राम बनाता, तो मैं देख रहा हूं एक चीज, मैं ध्यान से देखो, आपको क्या पता है कि स्लोप ऑफ एल एम क्या होता है, के अपॉन में एच, ये होता है ना। तो सबसे पहले स्लोप थोड़ा सा फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ एल एम इन ए पार्ट, ए टेंड्स फॉर ए पार्ट, तो के की वैल्यू ए पार्ट में क्या था 0.2, एच पार्ट में क्या था, एच सॉरी 0.2 और एच की वैल्यू कितना था 5 था ना, तो देखो 1/में 25 आया है। और अगर मैं स्लोप ऑफ एल एम बी के लिए निकालू तो के था 0.2 लेकिन एच था 10, तो ये बेसिकली 1/में 50 आया है।
तो स्लोप ऑफ एल एम इन ए पार्ट बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ एल एम इन बी पार्ट, साफ साफ दिख रहा है ना, क्योंकि देखो 1/25 और 1/50, डिनोमिनेटर में बी वाला ज्यादा बड़ा है तो वो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल एम इन पार्ट ए विल बी relatively steeper, LM in part A will be relatively steeper than LM in पार्ट बी। तो ये इसका बेसिकली आंसर होगा। जिसको स्लोप का फॉर्मूला याद हो के अपॉन में एच, वो आराम से स्लोप ऑफ एल एम के अपॉन में एच डाल देना। अब जिसको स्लोप का फॉर्मूला याद नहीं हो तो वो बेसिकली एक काम और कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे y मेरा y एक्सिस का काम करता था और x मेरा x एक्सिस का काम करता है, और lm जो है बेसिकली मुझे इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच का रिलेशनशिप को शो करता है ना, तो जहां पे i मेरा क्या करता है, y एक्सिस के काम करता है, तो i के टर्म्स में मतलब y के फॉर्म में i को इस तरफ और y के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लेना, तो जो m होगा बेसिकली कंपेयर करना, जैसे इस इक्वेशन को i इक्वल टू 1/50y माइनस 200 और y बराबर एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या होता है, स्लोप m ही होता है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट स्लोप है, तो यहाँ पे भी देख लो y का कोफिशिएंट क्या होगा, स्लोप होगा। तो याद करो अभी हमने निकाला है b पार्ट का स्लोप 1/50 और a पार्ट का स्लोप 1/25, तो देखो यहाँ पे स्लोप a पार्ट में 1/25 दिख रहा होगा, 1/50 दिख रहा होगा, लेकिन पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने से पहले आपको lm को i के टर्म से मतलब i इज इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि i यहाँ पे y एक्सिस पे रहता है, दैट्स वाई। यहाँ पे हमने देखा ना, अभी डायग्राम बनाया, ठीक है। तो या तो अगर स्लोप ऑफ एलएम का फॉर्मूला याद हो के बाय एच तो आप डायरेक्ट पुट करो, और अगर याद नहीं तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। अब अगर ये भी किसी को नहीं आता कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से कैसे कंपेयर करे, तो फिर क्वेश्चन आप छोड़ देना पेपर में, तब आपसे बन भी नहीं पाएगा। फिर आगे देखते हैं। सपोज दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको बोला सपोज सी बराबर 100 प्लस 0.75 वाई, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा 1500 माइनस में 10 आर। देखो यहाँ पे जो आर है ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है। क्यों, इसलिए देखो अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, हम लोग आईएसएलएम में जब पढ़ते थे तो आईएसएलएम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग जनरल प्राइस लेवल पी को कांस्टेंट मानते हैं ना। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट होता है वो इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आर प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये होता है ना। सिंस आईएसएलएम पढ़ते वक्त पी जो है मेरा वो कांस्टेंट है, पी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आर प्लस जीरो, तो आई बराबर आर। तो आईएसएलएम के अंदर में इन सेमेस्टर टू ओनली आई इज इक्वल टू आर, मतलब आर भी लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट समझ लेना है उसको, ओके। क्योंकि आईएसएलएम पढ़ते समय हम लोग को प्राइस को जनरल लेवल को कांस्टेंट मानते हैं हम लोग। आइए अब आगे देखते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ आईएस। अब ये मत करना कि सर इसमें जी नहीं है, हो सकता है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हो ना, दो सेक्टर ही साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए तो इसका ए पार्ट निकाले, y बराबर सी प्लस आई, तो y इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन क्या दे रखा है, 100 प्लस 0.75 y, 100 प्लस में 0.75 y प्लस में इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है 1500 माइनस में 10 आर, ओके 1500 माइनस में 10 आर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1600 प्लस में 0.7 y माइनस 10 आर लिख सकते हैं, 0.25 y इज इक्वल टू 1600 माइनस 10 आर आ जाएगा, बोलो यस। इसके बाद y इज इक्वल टू 0.25 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली 4 इंटू में 1600 माइनस में 10 आर, तो y इज इक्वल टू 6400 माइनस में 40 आर आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास IS का इक्वेशन हो गया। अब R के फॉर्म में इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो R के फॉर्म में ही आंसर लाना, ऐसा नहीं कि बाहुबली की तरह I लिख देना वहां पे, तो फिर नंबर कट जाएगा, समझे। चलिए अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है आपको
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ IS कर्व इफ कंजम्पशन फंक्शन इज सेम बट इन्वेस्टमेंट फंक्शन चेंज टू दिस। इन्वेस्टमेंट फंक्शन चेंज हो गया, 1500 माइनस में 5R हो गया है, 1500 माइनस में 5R, तो B इसमें हम लोग निकालेंगे तो y बराबर फिर से C प्लस आई, तो y बराबर 1500, आई का बेसिकली माइनस में 5R दे रखा है, प्लस कंजम्पशन अभी हम लोगों ने देखा था क्या है, 100 प्लस में 0.75y, तो 100 प्लस में 0.75y, सेम ही चीज है बट सी पार्ट के लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1600 और प्लस में 0.75y माइनस में 5R, तो यहाँ पे 0.25y इज इक्वल टू 1600 माइनस में 5R, तो y इज इक्वल टू 4 से जाएगा तो 6400 माइनस में 20R, तो ये आ गया दूसरे इक्वेशन। अगर इन्वेस्टमेंट बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन चेंज होता है तो। अब आते हैं थोड़ा सी पार्ट में, देखो क्या बोला आपको इसमें। सी पार्ट में बोला कि व्हाट कंपैरिजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ द अबव टू पार्ट। बेसिकली दोनों हम IS की इक्वेशन निकाल रहे थे। अगर मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ IS क्या होता है, -1 अपॉन में B इंटू में अल्फा जी। अगर यहाँ अल्फा जी निकाला जाए तो क्या होगा, 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। अच्छा टैक्स रेट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बेसिकली टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल साफ साफ दिख रहा है, तो 1 इंटू में 1 माइनस सी प्राइम, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75, सी प्राइम 0.75 है ना, तो 1 अपॉन में 0.25, तो आ गया आपके पास 4। देख लो अगर कंजम्पशन का आपको देखना हो तो, ठीक है, ये देखो सी प्राइम ये रहा। आगे चलते, तो अल्फा जी निकल गया। अब निकालते स्लोप ऑफ IS ही तो लिखे है ना कि LM लिखे, ठीक है, IS इन पार्ट ए क्या होगा बोलो, -1 अपॉन में बी मतलब रिस्पॉन्सिबनेस चेंज इन स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, जो कि ए पार्ट में 10 दे रखा है। ए पार्ट में कितना है, 10 है, तो ए पार्ट में 10 है, तो -10 इंटू में 4, तो -1 अपॉन में 40 आ गया। और जब भी स्लोप कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्यूट कंपेयर करते हैं तो 1 अपॉन में 40। अगर मैं स्लोप ऑफ IS इन पार्ट बी निकालू तो -1 अपॉन में बी, पार्ट बी में जो बी है वो क्या है, देखो क्वेश्चन पार्ट बी का जो बी है वो 5 है, रिस्पॉन्सिबनेस चेंज इन स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट वो 5 दे रखा है, तो यहां इस बार क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, साथ में 4 चल रहा है, तो -1 अपॉन में 20। स्लोप कंपेयर करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टर्म से। अब बताओ स्लोप कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली 1/20 इज ग्रेटर देन 1/40 ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी आएगी, तो मतलब दूसरे पार्ट वाले का स्लोप क्या है, बड़ा है। तो कहने का मतलब IS कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीपर, ठीक है लिख लेना, IS कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीपर इन पार्ट ए देन पार्ट बी, कंपेयर टू पार्ट बी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला इन टू सेक्टर मॉडल सपोज सी बराबर दिस, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है, एल दे रखा है। यहां पे जो एल है बेसिकली, ये बेसिकली मनी डिमांड आपको दे रखा है, एल टेंड्स फॉर मनी डिमांड। इसको समटाइम्स एल पे पावर डी से भी डिनोट किया जाता है, तो एल पे पावर डी का मतलब भी मनी डिमांड और एल का मतलब भी मनी डिमांड। और यहां पे एम बेसिकली आपको दे रखा है 1200। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ट्रांसफर गिवन ना हो, लमसम टैक्स गिवन ना हो, प्रपोर्शनेट टैक्स गिवन ना हो, तो आप उसको जीरो अज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्राइस गिवन ना हो तो प्राइस कभी भी जीरो नहीं माना जाएगा, प्राइस अज्यूम टू बी 1। अगर प्राइस को आप जीरो मान लेते हो तो फिर रियल मनी सप्लाई इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो प्राइस को हमेशा अज्यूम करना है 1। अब आते हैं पहले पार्ट में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व। तो आईएस के इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई, टू सेक्टर मॉडल है। y इक्वल टू सी कितना दे रखा है 600 प्लस में 0.8y प्लस आई कितना है 1116 माइनस में 20i। आराम से कर सकते हो सॉल्व। आगे क्या कर दो y इज इक्वल टू 1117 1760 प्लस में 0.8y माइनस में 20i 0.2y इज इक्वल टू 1760 माइनस में 20i एंड y इज इक्वल टू ये बेसिकली आ जाएगा 1/5 ना। तो मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं 760 इंटू में 1/5 करके देख लेता हूँ। ये आ जा रहा है 8800 माइनस में 100i। तो ये आ गया आईएस का इक्वेशन ऑफ आईएस। कैलकुलेशन फिर भी आप चेक कर लेना एक बार। इक्वेशन ऑफ एलएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है एम बार अपॉन में पी बार इज इक्वल टू एम डी। एम बार अपॉन में पी बार को हम 1200 मान के चलेंगे क्योंकि प्राइस को अज्यूम करेंगे 1, प्राइस अज्यूम टू बी 1 क्योंकि एम दे रखा है 1200 और प्राइस को 1 मानो तो एम अपॉन में पी 1200 अपॉन में 1 1200 आएगा। और मनी डिमांड दे रखा है 0.2y माइनस में 50i। साफ साफ दिख रहा होगा 0.2 बेसिकली आपको के का काम कर रहा है एंड 50 एच का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 0.2y माइनस में 50i 0.2y माइनस में 50i यही एलएम का इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो सॉल्व करो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, अदरवाइज इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैं इसको ना पता है y के फॉर्म में लाता हूँ 0.2y इज इक्वल टू 1200 प्लस में 50i एंड y इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा तो 6000 बड़ा पंचे 60, ठीक है, प्लस में 250i। ये आ गया इक्वेशन ऑफ एलएम। y के फॉर्म में क्यों निकाला है क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको बोला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालना है आईएसएलएम का। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है बोलिए थोड़ा, अच्छा कैसे बोलिएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला से चाहो फॉर्मूला से निकाल लो, जहां पे आईएस और एलएम क्या हो इक्वेट हो, वहीं से तो निकलता है ना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। याद है ये बेसिकली हमारे पास आता था आईएस, ये आ गया एलएम, यहां से जो इन दोनों को सॉल्व करके जो आता था ये इनकम, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बता रखा, मैं डायरेक्टली दोनों कर्व को इक्वेट करता हूं क्योंकि आईएस भी मुझे y इक्वल टू के फॉर्म में दे रखा है और एलएम भी y इक्वल टू के फॉर्म में मैंने निकाला है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं। y बराबर आईएस में आया था 8800 माइनस में 100i, तो मैं यहां लिखता हूं 8800 माइनस में 100i और एलएम आया है 6000 प्लस में 250i 6000 प्लस में 250i। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 2800 आ जाएगा एंड 350i आ जाएगा, आई थिंक सो। 6000 इधर आ जाएगा तो 2800 बचेगा और 100 इधर आएगा 300 आएगा। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2800 अपॉन में 350, 2800 अपॉन में 350 तो 8, i इज इक्वल टू 8 आ रहा है तो 8% आंसर आएगा। 2800 अपॉन में 350 कर ले दोबारा, 8 आ रहा है, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है, ये आंसर आ गया आई, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल इनकम निकाल सकते हो। आई आ गया है ना, ये इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालना है आपको आईएसएलएम का। इन दोनों को मिला के आपके पास क्या आ गया आई आ गया। अब इस आई को पुट कर दो किसी वाले इक्वेशन में, लेटर सपोज मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर एलएम को मैंने 2 नाम दे दिया, तो इक्वेशन पुट में आई की वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन
इक्वेशन 2, तो बेसिकली y इज इक्वल टू 6000 प्लस में 250 आई था ना, प्लस में 250 आई की जगह पे 8, तो y इज इक्वल टू 6000, 25 अट्ठे आई थिंक 25, 250 इंटू में 8, 2000, तो y इज इक्वल टू 8000 आ रहा है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। देखो एक चीज मैं बताता हूं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक रफ वर्क है, मान लो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो 8%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे रखा हो, आपको बोले कि अमाउंट निकालो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद अमाउंट निकालो, तो आप क्या करते थे, ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर पे टाइम डाल दो, नॉर्मली मैं बता रहा हूं बेसिकली। तो आप ये ए इक्वल टू 1000 लिखते थे, प्लस में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप अपने मन से 0.08, 8% को 0.08 डाल देते थे, ठीक है। ये एक्चुअली में सही भी है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। सिमिलरली मान लो आपके पास पी दे रखा हो 1000, अमाउंट दे रखा हो आपके पास मान लो 10,000, आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, तो आपने यहाँ पे 10,000 पुट किया, 1000 पुट किया, 1 प्लस आर, यहां से बेसिकली जब आर को सॉल्व करोगे, जैसे मान लो 10,000 इज इक्वल टू 1000 प्लस में 1000 आर, तो 1000 आर इज इक्वल टू 9000 मान लो, ठीक है, ठीक है। आर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 9000 अपॉन में 1000, तो आर इज इक्वल टू आपके पास 9 आ गया। तो आप इसको क्या लिखते थे, 9% लिखते थे, इसको नॉर्मली 9% कभी कभी लिखते थे, और इसको या तो आप करते आर इज इक्वल टू 0.09%, ऐसा भी कर देते थे, डिवाइड कर देते 100 से। तो एक मेरा कहने का मतलब ये है, वैसे तो हालांकि यहाँ पे 900%, इसको मल्टीप्लाई करते थे बेसिकली 100 से, तो आप 900% लिखते थे। अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो 1000 का 10,000 अगर हो गया तो 900% बढ़ गया बेसिकली। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलएम और आईएसएलएम को सॉल्व करते हुए जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा हो, अगर आई आपका 20% है तो डायरेक्ट आपको ये 20 ही पुट करना है, 0.20 मत लिखना। और अगर आई आपका 0.02% दे रखा है तो आपको डायरेक्ट 0.02 ही पुट करना है, इसको 20 मत बनाना, या इसको 2 मत बनाना, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 या डिवाइड बाय 100 नहीं करना। समझ में आया? तो ये एक रफ पार्ट था, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे किया है। जो इंटरेस्ट 8% आया ना, इसको 8 ही रहने दिया, 0.08 नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है और थोड़ा भद्दा भी दिख रहा है। चलो, आपके पास इसमें कंजम्पशन दे रखा है 1000 प्लस में 0.8 वाई, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टैक्स दे रखा है 0.25 वाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000, मनी डिमांड दे रखा है एंड मनी सप्लाई दे रखा है, ठीक है। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पहले पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ आईएस, फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलएम, फाइंड द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आईएसएलएम शोइंग आउटपुट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंजम्पशन सब निकालना है। फिर बोला फाइंड द इक्वेशन व्हेन गवर्नमेंट इतना। देखो मैं चाहूंगा आप लोग आराम आराम से खुद से एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये सारे, और देखो फिर मिलाओ कि सब सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ए पार्ट करते हैं, सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में मांगा आपसे इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व ना, वो होता है y इज इक्वल टू ए ई, तो यहां होगा y इज इक्वल टू 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, हाँ सी आई प्लस जी, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है, सी प्लस आई प्लस जी। तो y इज इक्वल टू सी देखे क्या है, 1000 प्लस में 0.8 वाई डी, 1000 प्लस में 0.8 वाई डी। इन्वेस्टमेंट क्या है देख ले, 1500 माइनस में 60 आई, 1500 माइनस में 60 आई। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख ले, डायरेक्ट दे रखा है 1000, चलिए 1000। अब y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस में 0.8 वाई डी में क्या करेंगे, y में से हम लोग लमसम टैक्स माइनस करेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स माइनस करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग ट्रांसफर को,
प्लस में 1500 आएगा, माइनस में 60 आई आ जाएगा, प्लस में 1000 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1000 प्लस में 0.8 अंदर में चल रहा है y, माइनस में लमसम टैक्स देख ले, लमसम टैक्स यहाँ पे जीरो है क्योंकि टैक्स ओनली द फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्स दे रखा है, ओनली द फंक्शन ऑफ इनकम, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट टैक्स दे रखा है, लमसम टैक्स जीरो है। अच्छा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट बराबर दिस, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, और क्या चाहिए मुझे, ट्रांसफर, ट्रांसफर भी जीरो है, देख ले ट्रांसफर है कुछ, ट्रांसफर नहीं दे रखा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लमसम टैक्स भी जीरो है, ये बेसिकली आपको दे रखा है 0 पॉइंट कितना है टी वाई, 0.25y, ये दे रखा है 0.25y प्रोपोर्शनेट टैक्स, और ट्रांसफर भी जीरो है, प्लस में 1500 माइनस में 60i प्लस में 1000, तो y इज इक्वल टू ये 1000, ये 1500, ये 1000, तो 2000, ये 3500 आ जाएगा, प्लस में 0.8 y माइनस 0.25 इज नथिंग बट 0 पॉइंट बोलो 75y, प्लस में सॉरी नॉट प्लस, ओनली माइनस 60 आई क्योंकि सारा काम तो हो ही गया, तो माइनस ओनली 60 आई, तो y इज इक्वल टू 3500 प्लस में 0.8 इंटू में 7 8 7 56 8 5 40, आई थिंक 0.60 आएगा, 0.8 सॉरी नहीं 0.75, तो हाँ 0.6 आ रहा है विसा, ठीक है, 0.6y माइनस में 60i, तो यहाँ इस तरफ आएगा तो ये 0.4y इज इक्वल टू 3500 माइनस में 60i, y इज इक्वल टू 0.4y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 अपॉन में 10, तो 2.5 हो जाएगा ना, 4 डिवाइडेड बाई 10, एक सेकेंड, हाँ 2.5, और 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 3500 से, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये 2.5 आ जाएगा, इसके अंदर 3500 एंड 60i, तो y इज इक्वल 2.5 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8750, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 150 आना चाहिए, बट क्यों रिक्स ले, तो 150i, तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ आई एस। सेकेंड पार्ट में आपको बोला आई थिंक इक्वेशन ऑफ एल एम निकालो, फिर इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एल एम के लिए मुझे मनी डिमांड चाहिए जो कि 0.20y माइनस में 20i दे रखा है, 0.20y माइनस में 0.2i। बी पार्ट में मनी डिमांड जो कि एल इज इक्वल टू 0.20y माइनस में 20i दे रखा है, 20i दे रखा है, और मनी सप्लाई क्या दे रखा है 1500, ये 1500 दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ एल एम जो होगा वो होगा एम बार अपॉन में पी बार इज इक्वल टू 0.20y माइनस में 20i, इस साइड हम लोग 1500 रखेंगे, 0.2y 20i माइनस में 20i, लिखना होगा तो लिख लेना, प्राइस assume to be 1, इसको हम y के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो 0.20y इज इक्वल टू 1500 प्लस में 20i, तो y इज इक्वल टू 0.2 1/5, तो 7500 प्लस में 100i, ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ एल एम। थर्ड पार्ट में बोला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, तो मैं सी पार्ट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। साइमल्टेनियस मतलब आई एस और एल एम को इक्वेट करके, आई एस अभी हमने निकाला था क्या, तो y बराबर 8750 माइनस में 150, 8750 माइनस में 150 आई, और एल एम निकाला है 7500 प्लस में 100 आई, तो 8750 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 7500 को, तो ये बेसिकली 1250 इज इक्वल टू 250 आई आ रहा है, और आई इज इक्वल टू
1250 डिवाइडेड बाई 250, तो i इज इक्वल टू 5, तो ये 5% आ रहा है। इसको 0.05 मत करना, डायरेक्ट 5 ही रहेगा। ये ISLM 5 आ गया, तो इसको आप पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन LM इक्वेशन। तो LM इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 7500 प्लस में 100 इंटू में i जो कि 5 है, प्लस में 500, 8000 आपके पास y आ गया। ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसके बाद एक तो ये आंसर, इसके बाद इसी में आपसे और भी कुछ चीजें पूछा है। अगर ध्यान से देखो तो आपको बोला है कि आउटपुट भी निकालो, तो आउटपुट आपने निकाल लिया y इक्वल टू 8000। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ये भी निकाल लिया 5%। फिर बोला आपको कंजम्पशन भी निकालो और इन्वेस्टमेंट भी निकालो। तो कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन का डायग्राम देख, कंजम्पशन का फंक्शन देख लो। ये 1000 प्लस में 0.8 YD, 1000 प्लस में 0.8 YD याद रहेगा। कंजम्पशन 1000 प्लस में 0.8 YD, तो C इज इक्वल टू 1000 प्लस में 0.8 YD इज नथिंग बट Y माइनस में आई थिंक कुछ नहीं था, बस TY था, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस था। तो C इज इक्वल टू 1000 प्लस में 0.8, Y आया 8000 माइनस में, एक बार चेक भी कर लेता हूँ सिर्फ प्रोपोर्शनेट टैक्स था या कुछ और भी था, अदरवाइज बाद में गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रोपोर्शनेट टैक्स ही था जो कि 0.25 y है, 0.25 y है। तो 0.25 ऑफ 8000, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 1000 प्लस में 0.8 और 8000 का 0.25 आ जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा 6000। और फाइनली जो C आपके पास आएगा वो 2000 इंटू, सॉरी 6000 इंटू में 0.8, 5800 आ जाएगा ये कंजम्पशन। उसके बाद आपको क्या बोला, इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट I इज इक्वल टू आई थिंक, निकाल ले एक बार, क्या दे रखा है 1500 माइनस में 60 आई ना, 1500 माइनस में 60 आई, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 1500 माइनस में 60 आई, तो I इज इक्वल टू 1500 माइनस में 60 और इंटू में 5, तो I इज इक्वल टू 6 पंचे 300, 1200 ना। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगा 1200 और कंजम्पशन आया था बेसिकली आपके पास 5800, ठीक है। चलिए 6 पंचे 30, ठीक है। तो ये यहां से आपके पास सी पार्ट इसका हो चुका है। अब सी पार्ट के बाद आगे देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में बोला कि फाइंड द आईएस इक्वेशन व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 500 से 800, आल्सो फाइंड आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, बोला कि आईएस इक्वेशन फाइंड आउट करो अगर गवर्नमेंट की जो बेसिकली क्या है स्पेंडिंग है वो 500 से 800 हो जाए, 500 से 800 हो जाए तो क्या होगा। आल्सो फाइंड द आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, सब फाइंड आउट करना है। इसका दो तरीका, एक तो वो मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला, दूसरा आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला से पहले मैंने सॉल्व करवाना सिखा दिया था। दूसरा आप क्या कर सकते हो डी पार्ट में, y इज इक्वल टू क्या था आपके पास c प्लस आई प्लस जी था ना, बोलो यही था। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई का तो सब कुछ तो सेम ही है ना, तो ऊपर से c प्लस आई देख ले, आई जब निकाल रहे थे तो सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ क्या होगा, पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना था, पहले कितना था देख ले, इसमें पहले 1000 था और इसके बाद इन्होंने बोला कि 500 से 800 हो जाए तो। अच्छा इसको ना आप ऐसा कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको ठीक करना है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1000 से 1500 हो जाए तो, ठीक है, बढ़ जाए तो, इस तरीके से
पहले 1000 था, फिर अब 1500 हो गया, तो एक 1500 मतलब 500 से ये बढ़ जाएगा ना, जहां पे पहले 1000 लिख रहे थे वहां पे 500 ज्यादा करेंगे, तो ये 15 30 मतलब 4000 आ जाएगा। बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे अपने तरीके से, जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू ये 4000 आ जाएगा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, 4000, और बाकी क्या था 4000 प्लस में 0.6y माइनस में 60i, 0.6y माइनस में 60i, तो यहाँ पे 0.4y इज इक्वल टू 4000 माइनस में 60i, और y इज इक्वल टू, अब अगर मैं 4000 से मल्टीप्लाई करूँ 2.5 से तो ये आ जाएगा 10,000, और 60 को मल्टीप्लाई करूँ 2.5 से तो वो आ जाएगा 250i। तो अब जो बेसिकली आपके पास आया है, ये आया न्यू इक्वेशन ऑफ IS। आउटपुट निकालना हो, फॉर आउटपुट आपको पहले चाहिए क्या, इंटरेस्ट रेट चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, IS और LM को इक्वेट करेंगे। IS क्या है 10,000 माइनस में 250i, और LM क्या है, पहले भी 250i ही निकला था ना, एक बार देख ले, 150 था, चलो ठीक है। LM क्या है, तो इक्वेशन ऑफ LM हमारे पास है 750, 7500 प्लस में 100, ठीक है, 7500 प्लस में 100i, ठीक है। और ये बेसिकली मैं ठीक कर देता हूं आपको, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास 150i है, और यहां पे भी ये ठीक हो जाना चाहिए 150i। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2500 इज इक्वल टू 250, और आई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा बेसिकली 10%, तो इंटरेस्ट रेट 10% आ गया। तो आउटपुट निकाल ले, तो आउटपुट निकालने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये आ गया इंटरेस्ट रेट आपका नया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। नो यहीं पे मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, आउटपुट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7500 प्लस में 100 इंटू में 10, तो ये बेसिकली आ गया 8500। न्यू आउटपुट क्या आ गया 8500। उसके बाद मैं यहां पे अब इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन था हमारे पास 1500 माइनस में 60i था ना, 1500 माइनस में 60i, 1500 माइनस में 60i, तो इस बार आई निकलेगा 1500 माइनस में 600 इज इक्वल टू 900। इस बार इंटरेस्ट रेट 900 निकला, सॉरी इन्वेस्टमेंट 900 आया, ठीक है। तो यही सब बोला था आपको निकालने के लिए, देखे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट तीनों निकल गया। ई पार्ट में आपको बोला कमेंट ऑन द क्राउडिंग आउट इफेक्ट व्हेन कमेंट ऑन द क्राउडिंग आउट इफेक्ट कंसिक्वेंट टू अबव इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से जो क्राउडिंग आउट हुआ है वो बताओ। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब था, याद है, गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो उसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से कम होते हैं, उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। तो यहीं पे आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, व्हेन government expenditure increases 1000 to 1500, when government expenditure increases 1000 to 1500, then interest rate also increases, पहले interest कितना था 5%, then interest rate increases 5% to what 10%, and it leads to decrease in investment 1200 to 900। समझ में आ रहा है, 1200 टू, पहले 1200 था, अब कितना है, अब है 900, और इसी को बोलते हैं 900। तो 600 से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर गया दैट इज क्राउडिंग आउट। और क्राउडिंग आउट आपको मतलब फाइंड आउट भी करने के लिए तो 12 में से 1200 में से 900 जाएगा तो 300 होगा, तो 300 आएगा आपके पास क्राउडिंग आउट। कि गवर्नमेंट जैसे ही अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 बढ़ाया, उसके वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट 5% से 10% हो गया, और उसके वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 1200 से 900 हो गया, सब मैंने हिंदी में बोला, 1200 से 900 में हो गया, तो 300 का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाहर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट। इसी को आपको इंग्लिश में ई पार्ट में लिखना है।
तो यहां तक में मुझे लगता है कि कुछ बेसिक जो यूनिट नंबर 4 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब इसमें आईएस की इक्वेशन, एलएम की इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से क्या होगा, लमसम टैक्स के चेंज होने से क्या होगा, इसके बाद क्राउडिंग आउट कैसे निकालेंगे, ये सभी कंसेप्ट में मैंने वीडियो आपको करवा रखा है। मतलब सभी कंसेप्ट में मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिया। अब कंसेप्ट क्या बचता है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसके बाद एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये बच रहा है, उसके बाद मतलब बेसिकली इसमें वो आ जाएगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इन सब चीजों से एक बजट सरप्लस का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि बजट सरप्लस में कैसे हम कब बेसिकली क्या ऐसा सिनेरियो आएगा कि बजट सरप्लस होगा या बजट डेफिसिट होगा या बजट बैलेंस होगा। तो बस 2-3-4 टॉपिक और बचे हुए जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप पहले इसको रिवाइज कीजिए और इससे मिलता जुलता जो भी पेपर में क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।